ऑल्टरनेटिंग करंट को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू तक पढ़ लिया था। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर आरएमएस वैल्यू साइन या कॉस का, तो यहाँ पर हम बात करते हैं ईएमएफ की और यहाँ पर हम बात करेंगे करंट की। ईएमएफ को दिखाया जाता है ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ भी एंगल हो। करंट दिखाई जाती है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। तो ई आर एम एस की वैल्यू ई नॉट बाय रूट टू और आई आर एम एस की वैल्यू आई नॉट बाय रूट टू होती है। इन्हें ही वर्चुअल वैल्यू या फिर इफेक्टिव वैल्यू भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ई दे रखा है 10 साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाय 4 और आपसे पूछा गया कि ई आर एम एस बताओ क्या आएगा। तो इक्वेशन को देखते आप समझ जाएंगे। ई आर एम एस यहाँ पर ई नॉट बाय रूट टू, ई नॉट की जगह यहाँ 10 लिखा है और क्योंकि ये वोल्ट है, ई एम एफ है, इसलिए इसकी यूनिट वोल्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप तुरंत आर एम एस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेशल केस में यहाँ पर हम एक ही वेव का अलग अलग टाइप देखें अगर, जैसे कि जनरल साइन या कोसाइन वेव होती है जिसमें पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट आपको दोनों दिखाई देगा। और यही रूल सब में लगेगा आगे जो हम यहाँ सीखेंगे। तो जनरल पोटेंशियल या करंट की इक्वेशन में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट दिखाई देंगे, ठीक है ना। तब तो ये जनरल वेव बन गई है। अगर आपको इसमें केवल पॉजिटिव पार्ट दिखाई दें या नेगेटिव पार्ट दिखाई दें तो इसे हाफ वेव कहा जाता है। या फिर सारे के सारे पार्ट आपको पॉजिटिव दिखाई दें या सारे के सारे पार्ट नेगेटिव दिखाई दें तो ये फुल वेव होता है। पीक वैल्यू यहाँ पर आई नॉट है, तो इसकी आरएमएस वैल्यू आपने याद कर ली है आई नॉट बाय रूट टू। फुल वेव की भी आरएमएस वैल्यू इसके जैसी ही होती है, आई नॉट बाय रूट टू, ठीक है। और हाफ वेव का जो स्क्वायर वैल्यू होता है वो हाफ होता है। तो इसकी जो आरएमएस वैल्यू होती है 1 बाय रूट टू टाइम्स ऑफ फुल वेव। तो 1 बाय रूट टू और फुल वेव का आरएमएस यहाँ पर आई नॉट बाय रूट टू है, तो ये हो जाएगा आई नॉट बाय टू, ठीक है ना। एक्सेप्शनल केस इसके अंदर एक होता है और वो एक्सेप्शन केस स्क्वायर वेव एसी होता है। स्क्वायर वेव एसी के अंदर पीक वैल्यू या फिर एवरेज फॉर हाफ साइकिल ठीक है ना, और इसकी आरएमएस वैल्यू
ये तीनों की तीनों आई नॉट होती हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया होगा, इसको आप लिख भी लीजिएगा। और मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है, इस तरह का आपको हाफ स्क्वायर वेव दे रखा है, जिसमें केवल पॉजिटिव पॉजिटिव पार्ट है। पोटेंशियल का ग्राफ है। तो ये हाफ स्क्वायर वेव है और आपसे पूछा गया कि इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा। तो स्क्वायर वेव फुल का आरएमएस वी नॉट, करंट का, पोटेंशियल का हो जाएगा वी नॉट। तो फुल वेव का, फुल स्क्वायर वेव का अगर आपको वी आरएमएस पूछा गया होता तो वो वी नॉट आता। आपसे हाफ वेव का पूछा गया है, तो मैंने आपको बताया है 1/√2 टाइम्स ऑफ फुल वेव। फुल वेव का यहाँ पर वी नॉट है, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा V0/√2। तो इस तरह से आप किसी भी हाफ वेव और फुल वेव का आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। लास्ट में हम पढ़ते हैं इसके अंदर इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे आप पता लगाएंगे? सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे और उस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे। बस इतना ही करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, I इक्वल टू 20 साइन 100 पाई टी माइनस बाय 4, और आपसे बोला गया है फाइंड आउट द करंट एट नंबर 1 t इक्वल टू 0.01 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आपने इक्वेशन लिख दी है यहाँ पर 20 साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाय 4। पहला पार्ट आपको सॉल्व करना है, तो आप इसके अंदर t की जगह पर 0.01 रख देंगे। आपको पता है कि 0.01 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो 20 साइन 100 पाई इंटू 0.01 और माइनस है पाई बाय 4। 0.01 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 हो गया। तो ये आ जाएगा 20 साइन पाई माइनस पाई बाय 4। 20 साइन पाई माइनस पाई बाय 4, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन पाई बाय 4 आ जाएगा। पाई माइनस पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो ये हो जाएगा 20/√2।
ऊपर आप चाहें तो 20 को 10/2 लिखें तो आपका आंसर आ जाएगा 10√2 एम्पियर। तो इतना लंबा ये आप सबने किया है। उससे पहले मैंने आपको इसके स्टेप्स लिखा दिए। क्या वो करना क्या है, आपको सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है और उस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू पुट करनी है। सेकंड वाले केस में भी आप t की जगह 0.5 रख देंगे। तो एक और कर लेते हैं, फिर अपने आप कीजिएगा आप 20 sin 100 पाई t। अब इसमें आपने t की जगह 0.5 रख दिया है, तब ये बन गया 20 sin 0.5 रखा है, 0.5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 50 पाई माइनस π/4। ठीक है ना। फिफ्टी फाइव का मतलब यहाँ पे इवन पाई हो गया। इवन पाई मतलब 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो ये होता है 0, ये होता है पाई, ये फिर होता है 2 पाई, ये होता है 3 पाई, ये होता है 4 पाई। ऐसे करते करते 50 पाई यहाँ आएगा और 50 पाई में से π/4 कम हो गया तो वो एंगल यहाँ पर आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये बन जाएगा -20 sin π/4। तो आपका आंसर आ जाएगा -10√2 एम्पियर। ठीक है। अगर प्लस होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता तो साइन इवन पाई प्लस थीटा लिखा आता है, तो इसका मतलब वो साइन थीटा हो जाएगा। साइन इवन पाई माइनस थीटा आता है तो वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। साइन ऑड पाई माइनस थीटा आता है तो वो साइन थीटा हो जाएगा। साइन ऑड पाई प्लस थीटा आता है तो वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट एंड पोटेंशियल पढ़ लिया है। अब हम यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना, और एडिशनल फीचर ऑफ एसी जो आपको डीसी में देखने को नहीं मिलता है वो है फेजर या फेज। ठीक है। फेजर और फेज तभी मिलेगा आपको जब करंट या पोटेंशियल की वैल्यू टाइम के साथ में चेंज हो। वैल्यू ऑफ करंट एंड पोटेंशियल जब बदलता है तो वो हमेशा फेज के हिसाब से बदलता है। अब ये फेज होता क्या है, देखिए I = 10 एम्पियर, तो ये डीसी करंट को रिप्रेजेंट करता है। I = 10 और 10 के साथ में लिखा है साइन ω/t प्लस π/2 या π/3 या माइनस कुछ भी लिखा हो। तो इसके अंदर ये जो वैल्यू 10 है वो 10 नहीं रहेगी, बल्कि इस बात पर डिपेंड करेगी कि ये वैल्यू कितनी है। तो साइन के अंदर जो क्वांटिटी होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, साइन के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी है उसे हम बोलते हैं फेज। तो इन जनरल
अगर साइन ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव लिखा है, तो साइन के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी है उसे हम फेज कहते हैं। तो यहाँ पर फेज हो जाएगा ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। क्योंकि ये एंगल है इसलिए इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन, और रेडियन तो आपको पता है कि डायमेंशन लेस होता है, तो यूनिट तो इसकी रेडियन होगी बट ये डायमेंशन लेस होगा। तो इस पूरी की पूरी क्वांटिटी को ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव को तो हम फेज कहते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि I इक्वल टू आई नॉट साइन फेज। अब अगर फेज जीरो है तो I इक्वल टू आई नॉट साइन जीरो बन जाएगा। साइन जीरो जीरो होता है। अगर फेज पाई बाय टू है तो I इक्वल टू आई नॉट साइन पाई बाय टू, तो ये आई नॉट बन जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, फेज पर। तो अल्टरनेटिंग करंट और पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो फेज के हिसाब से चेंज होती है। अब आपको दो करंट यहाँ दिखाई देती हैं। मान लीजिए पहली करंट है 10 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 6 और दूसरी करंट है 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। तो ये करंट आपसे पूछा गया कि हाउ दीज करंट्स आर डिफरेंट, ये करंट किस तरह से अलग है। तो जब आप इन करंट्स को चेक करते हो तो आपको दोनों की पीक वैल्यू आपको 10 मिलती है। तो जिससे RMS वैल्यू भी दोनों की 10 बाय रूट 2 आएगी। मतलब पीक वैल्यू भी सेम है, RMS वैल्यू भी सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है दोनों की। इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम हो जाएगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय 2 पाई होती है। तो फिर दोनों का टाइम पीरियड भी सेम हो जाएगा। तो फिर ये करंट क्या पूरी एक जैसी है? तो आप कहोगे नहीं सर, इसमें कुछ तो डिफरेंस दिख रहा है, और वो डिफरेंस है फेज में। अगर आप पहली करंट का फेज देखते हैं, पहली करंट है आपके पास में I1 और दूसरी करंट है आपके पास में I2। तो I1 का फेज कितना है यहाँ पर? तो I1 का फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 6। तो ये फेज 1 हो गया। और दूसरी करंट का फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। तो आप कहोगे कि इसका मतलब these currents are different in phase। These currents are different in phase। यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूँ सरल शब्दों में कि इन करंट में फेज डिफरेंस है। तो साइन और कॉस के अंदर जो भी एंगल लिखा होता है वही फेज होता है, और अगर वो सेम लिखे तो फेज सेम है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब फेज अलग है। और फेज से ही करंट और पोटेंशियल की वैल्यू पता लगती है। तो I इक्वल टू आई नॉट साइन फेज, और फेज जीरो तो साइन जीरो, करंट जीरो। तो इसको आप एक बार लिख लीजिएगा यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर पॉज करके। अब हम फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं? फेजर डायग्राम जो होता है वो एक रोटेटिंग वेक्टर होता है।
वेक्टर का मतलब आप जानते ही हैं, एक एरो है इस तरह का। रोटेटिंग का मतलब ये रोटेट कर रहा होगा। इसका रोटेशन हमेशा टेंडेंसी है, हम एंटी क्लॉकवाइज मानते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी, ये एक रोटेटिंग वेक्टर है और इसकी फ्रीक्वेंसी करंट की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। इसकी पोजीशन अलग अलग टाइम पर अलग अलग होगी। टाइम बदलेगा तो इसकी पोजीशन भी बदल जाएगी। और इसकी स्टार्टिंग पोजीशन जो होती है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये डिपेंड करती है इनिशियल फेज पर, यानी कि इक्वेशन पर। करंट जो होती है I इक्वल टू आई नॉट के साथ में आपको यहाँ पर या तो साइन दिखेगा या कॉस दिखेगा, फिर ओमेगा टी दिखेगा, प्लस माइनस कुछ ना कुछ फाई दिखेगा, ठीक है ना। तो करंट कहाँ से स्टार्ट होगी या ये वेक्टर कहाँ से स्टार्ट होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इक्वेशन कैसी है। स्टार्टिंग पोजीशन के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर इक्वेशन में अगर साइन ओमेगा टी आता है, साइन ओमेगा टी, तो फेजर की स्टार्टिंग पोजीशन ये होगी। कॉस ओमेगा टी आता है तो स्टार्टिंग पोजीशन ये होगी। माइनस साइन ओमेगा टी आता है तो स्टार्टिंग पोजीशन ये हो जाएगी। कॉस ओमेगा टी माइनस में आता है तो स्टार्टिंग पोजीशन ये हो जाएगी। अगर प्लस फाई आता है तो उतने ही एंगल हम ऊपर एंटी क्लॉकवाइज चले जाएंगे, और माइनस फाई आता है तो हम उतने ही एंगल क्लॉकवाइज नीचे आ जाएंगे। आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए, फिर समझिएगा। एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो ये बहुत ही सिंपल रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर 3 इक्वेशन लिखता हूँ। tan sin ओमेगा टी, tan sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, और यहाँ पर इक्वेशन है tan sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 6। अब आपको इसको फेजर डायग्राम बनाने हैं। तो आपने देखा ये इक्वेशन साइन ओमेगा टी है, तो आप यहाँ पे आ जाएं, चेक करें साइन ओमेगा टी कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो बस खेल खत्म। ये इसका फेजर डायग्राम बन गया है। आप यहाँ पे आते हैं तो लिखा है साइन ओमेगा टी प्लस, तो साइन ओमेगा टी यहाँ पर प्लस का मतलब ऊपर चले गए, कितने एंगल से चले गए, कितने एंगल से, पाई बाय 3 से। तो अगर यहाँ पर साइन ओमेगा टी लिखा आता प्लस पाई बाय 3 नहीं होता तो हम बोलते हैं कि इसका मतलब ये भी यहाँ से शुरू हो जाएगा, लेकिन इसमें तो प्लस पाई बाय 3 है। प्लस पाई बाय 3 का मतलब मुझे इस डायरेक्शन में पाई बाय 3 एंगल जाना पड़ जाएगा, तो मेरा जो फेजर बन जाएगा इस इक्वेशन का, वो फेजर ऐसा बन जाएगा। और मैं बोलूँगा कि ये t इक्वल टू 0 पर पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री एंगल से स्टार्ट होगा। t इक्वल टू 0 पर ये वेक्टर यहाँ पर होगा, ये t इक्वल टू 0 पर वेक्टर यहाँ होगा। इस इक्वेशन में भी साइन आ रहा है, साइन आ रहा है तो मेरे उम्मीद से यहाँ पे शुरू होना चाहिए था,
लेकिन माइनस है, माइनस का मतलब हमें क्लॉकवाइज नीचे जाना पड़ जाएगा। क्लॉकवाइज नीचे जाना पड़ेगा, कितना एंगल तक जाना पड़ेगा, π/6 तक जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये फेजर यहाँ बन जाएगा, और कितना एंगल पीछे आए हैं हम, π/6। तो ये करंट बन जाएगी। और ये जो एरो है, यही एरो ही फेजर डायग्राम कहलाएगा। मैंने कैसे बनाया एक बार फिर चेक कर लीजिए, क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर I = 10 sin ωt माइनस π/6 पहली करंट है। दूसरी करंट है I = 5 sin, चलो साइन की जगह कॉस ले लेता हूँ, cos ωt माइनस π/3। अब वो बोलता है कि बनाओ फेजर, कैसे बनाओगे। तो आप पहले कोऑर्डिनेट्स लाइन बना लीजिए। इतना आप ध्यान रखिए कि साइन होता तो यहाँ शुरू करेंगे, कॉस होता तो यहाँ शुरू करेंगे। प्लस में जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, माइनस में जाएगा तो क्लॉकवाइज नीचे आएंगे, ठीक है ना। पहले में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये साइन वाला आ गया। लेकिन एंगल माइनस π/6 है, माइनस π/6 है तो क्लॉकवाइज, माइनस होने पर क्लॉकवाइज पीछे जाएंगे। पीछे जाएंगे, कितना एंगल पीछे जाएंगे, π/6, तो हमारा फेजर ये बन जाएगा। ये करंट हमारी I1 बन गई, जो क्लॉकवाइज पीछे चली गई है, कितने एंगल से, π/6 से। तो ये इक्वेशन हमें दिख रही है 10 sin ωt माइनस π/6। तो इतनी लंबी इक्वेशन को सिर्फ ये एरो दिखा रहा है। अब दूसरा कॉस दिख रहा है आपको, यहाँ पे कॉस दिख रहा है, तो उस हिसाब से ये फेजर यहाँ शुरू होना चाहिए था। कॉस है तो कॉस का फेजर तो यहाँ बनना चाहिए था, इधर बन जाता। लेकिन माइनस लिखा है, माइनस लिखा है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज आगे नहीं जाना है, बल्कि क्लॉकवाइज पीछे जाना है। कितने एंगल से, π/3 एंगल से। तो π/3 एंगल से हम पीछे आ जाएंगे कॉस से। कितना एंगल पीछे आ गए हम, π/3 एंगल पीछे आ गए। क्योंकि इसकी पीक वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब ये छोटा बनेगा और ये बड़ा बनेगा। तो ये बड़ा फेजर है, ये छोटा फेजर है, ये I2 को दिखा रहा है, cos ωt, और हम पीछे चले गए हैं, कितना पीछे गए हैं, π/3, तो माइनस π/3। तो इस तरह से हम इन फेजर को बना सकते हैं। π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है, और ये 60 डिग्री होता है, 60 का मतलब ये 30 बच गया। तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, छोटा वाला एंगल नाप लें आप, इन दोनों के बीच में छोटा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एंगल 30 नीचे 30 ऊपर, तो 60 डिग्री है। ऊपर कौन दिख रहा है, I2, तो I2 को लीड करता हुआ माना जाएगा, और I1 नीचे है तो उसको हम लैग करता हुआ मानेंगे। लीड का मतलब आगे, और लैग का मतलब पिछड़ा हुआ, पिछड़ा हुआ मतलब पीछे की तरफ। ध्यान से देखिएगा दोबारा मैंने किस तरह से ये एरो बनाए हैं। हम चाहें तो उल्टा भी चल सकते हैं, फेजर डायग्राम से हम इक्वेशन बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक फेजर डायग्राम मिलता है, ये फेजर डायग्राम है, यहाँ पर लिखा है 10, और ये एंगल दे दिया है आपको π/6। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ करंट।
करंट की इक्वेशन लिखिए। t इक्वल टू 0 पर आपको फेजर डायग्राम दे रखा है, तो आपको मैंने बताया कि ये साइन का स्टार्टिंग पोजीशन होती है और ये कॉस की स्टार्टिंग पोजीशन होती है। इस एरो तक पहुंचना है अगर आपको, तो साइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा या कॉस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब प्लस और क्लॉकवाइज का मतलब माइनस। तो ये करंट को हम चाहें तो दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप साइन को देख रहे हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जा रहे हैं, पीक वैल्यू उसकी 10 है, तो ये हो जाएगा 10 साइन ओमेगा टी। एंटी क्लॉकवाइज गए कितना, π/6 30 डिग्री, तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसी करंट को ऐसा भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू 10 कॉस से आप क्लॉकवाइज पीछे आए हैं, कितना पीछे आए हैं, π/3। तो ये दोनों ही इक्वेशन इस करंट को रिप्रेजेंट करेंगी, चाहे साइन की फॉर्म में चाहे कॉस की फॉर्म में। ठीक है ना। तो इस तरह से फेजर डायग्राम बनाया जाता है और हम बता सकते हैं कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। ठीक है, फेजर डायग्राम आप दोबारा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में कई जगह पर आगे काम आएगा फेजर डायग्राम। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो हम अब चर्चा करेंगे एलिमेंट्स इन एसी सर्किट। एलिमेंट्स का मतलब सर्किट में आप कौन कौन से एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। डीसी सर्किट जो हमने पढ़े थे उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने रेजिस्टेंस यूज किया था, कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में हमने कैपेसिटर यूज किया था, और इससे पहले जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें हमने इंडक्टिव कॉइल भी यूज की थी। तो ये डीसी सर्किट का एलिमेंट होते हैं जिसे यहाँ पर रेजिस्टेंस कहा जाता है। ये है कैपेसिटेंस या कैपेसिटर और ये है इंडक्टेंस। ये एलिमेंट जब एसी सर्किट में यूज में आते हैं तो इन एलिमेंट्स को हम दो पार्ट्स में बांट देते हैं, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। घबराने वाली बात नहीं है, रेजिस्टेंस तो वही है जो हमने डीसी सर्किट में यूज किया था। रिएक्टेंस फिर यहाँ पर दो टाइप की हो जाएगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कैपेसिटेंस से दिखाया जाएगा और इंडक्टिव रिएक्टेंस को इंडक्टेंस से दिखाया जाएगा। मतलब इन्हीं एलिमेंट्स का जो डीसी सर्किट में नाम था कैपेसिटर और इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस इनको रिएक्टेंस कहा गया है। अब इनको रिएक्टेंस क्यों कहा गया है उसकी एक वजह होती है, क्योंकि एसी सर्किट के अंदर एलिमेंट्स की जो पहचान होती है, एलिमेंट्स की पहचान होती है या उनका क्लासिफिकेशन होता है, वो होता है अकॉर्डिंग टू फेज। अकॉर्डिंग टू फेज डिफरेंस। अगर आप रेजिस्टेंस लगाते हैं एसी सर्किट के अंदर या फिर आप कैपेसिटेंस लगाते हैं एसी सर्किट के अंदर और या फिर आप इंडक्टेंस लगाते हैं एसी सर्किट के अंदर, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ रेजिस्टेंस लगाया और यहाँ पर आपने बैटरी लगा दी, तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगी E/R।
कैपेसिटर और इंडक्टेंस में करंट टाइम के साथ में चेंज होती है, और इसके अंदर स्टडी करंट फाइनल कंडीशन करंट 0 होती है, और इसमें फाइनल कंडीशन में जो करंट होती है वो रेजिस्टेंस के बराबर ही होती है, कितनी, E/R, और इसमें हर समय ही करंट कितनी रहती है, E/R। ये स्टडी स्टेट की कंडीशन है, क्योंकि करंट टाइम के साथ में चेंज होती है। यहाँ तो करंट हर समय टाइम के साथ में चेंज होगी। रेजिस्टेंस वो एलिमेंट होता है जिसमें पोटेंशियल और करंट दोनों सेम फेज में रहते हैं। कैसे रहते हैं, हमारी मर्जी से नहीं रहते हैं, ये आपको हम प्रूव करके दिखा देंगे कि दोनों रहते हैं। कैपेसिटेंस में करंट लीड कर रही होती है 90 डिग्री एंगल से, और इंडक्टेंस में करंट लैग कर रही होती है 90 डिग्री से। E और I दोनों सेम फेज में होते हैं। इसका मतलब अगर E और I सेम फेज में होते हैं तो उस एलिमेंट का नाम रेजिस्टेंस होता है, लेकिन जब इन दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है तो उसे हम रिएक्टेंस कहते हैं। 90 डिग्री में भी अगर करंट लीड कर रही होती है, देखिए आप, करंट आगे ऊपर है, इसमें करंट नीचे है, तो इसका मतलब करंट पीछे है। तो करंट लीड कर रही है यहाँ पे 90 डिग्री से, और यहाँ करंट लैग कर रही है 90 डिग्री से। तो अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है तो ऐसे एलिमेंट का नाम होता है रिएक्टेंस, और जिसमें सेम फेज में होते हैं E और I, उसका नाम होता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर एलिमेंट्स को आप उनकी शक्ल देखकर नहीं पहचानेंगे, बल्कि फेज डिफरेंस देख करके पहचानेंगे। सो वी कैन से दैट रिएक्टेंस आर द एलिमेंट्स in which there is the phase difference of 90 degree between E and I। E और I में अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है तो ऐसे एलिमेंट को हम रिएक्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस वो एलिमेंट होता है, रेजिस्टेंस इज द एलिमेंट in which phase difference between E and I is 0 डिग्री। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे कोई बोलता है कि ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल है 10 sin ओमेगा टी और ऑल्टरनेटिंग करंट है 2 sin ओमेगा टी, तो बताओ कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन सा एक एलिमेंट है जो प्रेजेंट है। तो आप इनके फेजर डायग्राम बनाएंगे। साइन का फेजर यहाँ बनेगा, E बड़ा है तो उसका फेजर 10 और करंट का फेजर 2, लेकिन दोनों साइन है तो एक साथ चलेंगे, दोनों में फेज डिफरेंस 0 है, तो आप कह देंगे कि इसमें रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। और यही अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता तो रेजिस्टेंस नहीं होता बल्कि रिएक्टेंस होता। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस किस तरह से अलग होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो आप ध्यान से पढ़िएगा। इसी चैप्टर बहुत सरल है, बहुत अच्छा है, और आपको जरूर समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो आप इसको एक दो बार और देखिए। कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे जरूर डिस्कशन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।